2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पिछले 3 दिनों से बैठक का दौर जारी है। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन वी सतीश पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, जिसमें पार्टी के संगठन और सरकार की उपलब्धियों को लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही आने वाले दिनों में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उसके बारे में भी विचार मंथन किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर प्रदेश की 5 सीटों को जीतने का दावा किया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे, जहां 2024 की तैयारी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी में 3 दिनों से बैठकों का दौर जारी है। क्या बैठक का एजेंडा है और कौन कौन से नेता इसमें शामिल हैं? जी देखिए दिव्या, भारतीय जनता पार्टी के भीतर बैठकों का दौर लगातार जारी है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या फिर संगठन के बड़े नेता हों। अभी 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक इनका पद है, वी सतीश, इनके नेतृत्व में पार्टी क्या कुछ इस समय कर रही है। और पूर्व में संगठन महामंत्री BL संतोष जब आए थे तो कार्य समिति की बैठक हुई थी 2 दिवसीय। उसमें सभी मोर्चों के साथ अनुसूचित जाति मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, इन तमाम लोगों को कुछ जिम्मेदारियां दी गई थीं और तय समय के भीतर जनता तक पहुंचकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों, राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता तक फीडबैक पहुंचाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। टिफिन बैठकों को लेकर भी जोर दिया गया था। अपने अपने समाज के लोगों को, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, युवा जो मोर्चा है, युवाओं के बीच में उनको जनता तक पैठ बनानी है, पार्टी के विचारधारा को लेकर जाना है। महिला मोर्चा, महिलाओं तक संपर्क करना है, उनको घर घर जाकर टोली के माध्यम से। इन तमाम लोगों ने अब तक कितना जो फीडबैक है हाईकमान तक पहुंचाया है और कितना काम बाकी है और कितने लोगों से संपर्क करना है और मत प्रतिशत सबसे महत्वपूर्ण बात है दिव्या, क्योंकि इस बार लगातार हम कह रहे थे कि बागेश्वर का जो उपचुनाव हुआ है वो बहुत कम मार्जिन से जो है भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट जो है पार्वती दास वो जीत कर आई है जी। इसने कहीं ना कहीं हाईकमान के माथे पर बल डाल दिया है, क्योंकि बाई इलेक्शंस में अमूमन रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट इतने कम मार्जिन से जीत हासिल उसे नहीं होती। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तर्क दे रही है, लेकिन वी सतीश ने साफ तौर पर कहा है कि हम चाहते हैं कि जो मत प्रतिशत हो है उसमें इजाफा हो, यानी कि इस चीज़ की गंभीरता को देखते हुए पार्टी के तमाम लोगों की जिम्मेदारियों को सुनिश्चित किया गया है। पहले दिन की जो बैठक थी उसमें सभी मोर्चों के जो अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, महिला मोर्चा, इन तमाम लोगों के मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठकें रहीं, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक रही और जो पार्टी के कोषाध्यक्ष या फिर अन्य लोग हैं इनके साथ भी चिंतन मंथन हुआ। दूसरे दिन की बैठक में सभी जो प्रवक्ता है, जो मीडिया सेल है, जो सोशल मीडिया सेल है, इनके जो वरिष्ठ नेता हैं, इनके साथ चिंतन मंथन हुआ कि पार्टी के एजेंडे को, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, राज्य सरकार के कार्यों को जन जन तक किस रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाया जाए। तर्क ये दिया गया कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें वर्चुअल रैली के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पार्टी के एजेंडे को पहुंचाया गया था और ये बहुत सार्थक जो निर्णय है और सार्थक कदम जो है बीजेपी के लिए साबित हुआ और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार मिली। लिहाजा सोशल मीडिया को और धार देने के लिए जोर यहाँ पर वी सतीश ने दिया है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक वी सतीश ने बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, सभी कैबिनेट मंत्रियों से, सभी विधायकों से भी बातचीत की है। सरकार के काम को, क्योंकि यहाँ सिर्फ केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार के काम को भी जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई है। केंद्र सरकार के अब तक के 9.5 साल के कार्यकाल को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के विजन को लेकर जनता तक फीडबैक देने के लिए कहा गया है। वोटर चेतना अभियान की अब तक कितनी सफलता जो है पार्टी के वर्कर्स को हासिल हुई है, इन तमाम चीजों को लेकर चिंतन मंथन हुआ है। एक बात पे वी सतीश ने प्रसन्नता जाहिर की है दिव्या, कि जो आयुष्मान भव जो योजना जो है, अभियान जो है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर से
और आज गांधी जयंती को आज इसका समापन है, ये सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही थी। और जिस तरह से रक्तदान शिविरों का आयोजन पूरे प्रदेश भर में किया गया, राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 लाख का टारगेट जो है लोगों का राज्य सरकार ने रखा था, जिसमें ई रक्तकोष वेब पोर्टल पर जाकर लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे थे और राज्य सरकार के उम्मीद से ज़्यादा 1,80,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और लगातार रक्तदान जारी है। इससे पार्टी गदगद है। पार्टी को लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता को इतना प्यार है और जनता उनको इतना मानती है कि इस सेवा पखवाड़ों में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है जी। और इसी बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी है अभी अक्टूबर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को, राज्य सरकार के एजेंडे को, समाज कल्याण के जो भी स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो राज्य सरकार की चाहे वो केंद्र सरकार की, जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि एक बार फिर से 5 लोकसभा सीटों पर थंपिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी काबिज हो सके। बिल्कुल रोहित, और जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा था पिछले समय में 10 नेताओं का नाम शुमार था जो दायित्वधारियों की लिस्ट बाहर की गई थी, आउट की गई थी, और उसमें ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं बल मिलेगा पार्टी को, संगठन को, और आने वाले चुनाव को देखते हुए आगामी जितनी भी लिस्ट आनी है उसका क्या है, उसका कोई शेड्यूल है, कब तक निकलेगी? ये देखिए दिव्या, जब हमने अपने विश्वस्त सूत्रों से आपसे जब वार्तालाप हो रही थी, इस बात को कहा था कि आजकल या 1-2 दिन के भीतर जो है लिस्ट आउट हो सकती है, और हुआ भी ऐसे ही। लेकिन मात्र 10 लोगों की लिस्ट को जारी किया गया है जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे ज्योति प्रसाद गैरोला हो या फिर तमाम अन्य नेता हो, इनको उस सूची में शामिल किया है। हालांकि 70 से अधिक जो दायित्वधारी इनके नामों की घोषणा होनी है। हालांकि मुख्यमंत्री का 4 दिवसीय लंदन दौरा रहा, इन्वेस्टर्स मीट को लेकर तमाम MOU साइन किए गए। अब चूंकि मुख्यमंत्री उत्तराखंड आ चुके हैं तो अब संभवतः 1 हफ्ते के भीतर जो है 70 से 75 लोगों को दायित्व मिलने तय हैं और पार्टी चाहती है कि जो तमाम दायित्वधारी हैं, एक नेता के करीब 100 से 200 कार्यकर्ता हैं उनके पास। अगर सभी लोगों को दायित्व दिया जाता है तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के भीतर उत्साह रहेगा। और अभी हाल ही में जो 5 लोकसभा सीटों के लिए सम्मेलन हुआ है उसमें भी इन तमाम जो वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है ताकि जब दायित्व का आवंटन हो तो ये तमाम जो लीडर्स हैं उनके कार्यकर्ता जो हैं एक उत्साहित मन से प्रत्येक लोकसभा सीटों पर पार्टी को जीत दिलाने के लिए काम कर सकें। बिल्कुल। और रोहित, संगठनिक तौर पर मुद्दे जो हैं हमेशा अलग होते हैं। एक वो मुद्दे होते हैं जो विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जाते हैं, लोगों द्वारा उठाए जाते हैं, लेकिन दूसरे मुद्दे वो होते हैं जो केंद्र के अपने मुद्दे होते हैं, संगठन के अपने मुद्दे होते हैं। तो क्या इसका समन्वय इस बार देखने को मिलेगा 2024 में? क्योंकि विपक्ष तो कहता है कि सत्ता पक्ष सुनने को तैयार नहीं होता, इसलिए कोई बदलाव आ नहीं रहा है। देखिए दिव्या, जो बी सतीश ने अपनी बैठक में साफ तौर पर कहा है कि और राज्य सरकार के कामों का फीडबैक लिया है, संगठन के भीतर क्या कुछ काम चल रहा है इसका भी फीडबैक लिया है और 100 दिन के एजेंडे के तहत जो सरकार काम करती है जो उसका फीडबैक जो है हाईकमान तक जाता है। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने बारीकी से इसका आकलन किया है और साफ तौर पर कहा है, चाहे वो केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बात हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार करती है अगर वो काम करती है, और उसी का नतीजा है कि जनता को बार बार इस चीज़ को रिमाइंड कराया जाता है कि हमारी सरकार ने उनके लिए क्या कुछ किया है। इस चीज़ पर जोर देने के लिए वी सतीश ने कहा है कि आप जनता तक जाइए और उनको बताइए जो अभी हाल ही में 200 रुपए गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत 400 रुपए जो है दाम कम हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को जनता को बार बार बताया जाए ताकि जनता को याद रहे कि केंद्र सरकार उन्हें क्या क्या सौगातें दे रही है और आने वाले समय में अगर तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ विजन रहेगा उत्तराखंड के प्रति। इन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम नेताओं को निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, विधायक हो, पदाधिकारी हो, मोर्चों के अध्यक्ष हो, सोशल मीडिया का जो उनका सेल है, इन तमाम लोगों को निर्देश दिए गए हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही गई है। और दिव्या, सबसे रोचक बात यह है कि मात्र 150 दिन का समय बचा है लोकसभा चुनाव के लिए और शंखनाद उसके बाद लोकसभा चुनाव का हो जाएगा। तो पार्टी को पूरी जान झोंकने के निर्देश यहाँ पर राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक वी सतीश ने दिया है और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा इनका है 3 दिवसीय।
बिल्कुल। और जहां तक हम तैयारियों की बात कर रहे हैं रोहित, तो यहाँ पर अक्टूबर महीने में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है। पिथौरागढ़ के दौरे पर वो रहेंगे। विपक्ष ने पहले ही कटाक्ष कर दिया कि मोदी जी जरूर उत्तराखंड आते हैं, अपना लगाव दिखाते हैं, लेकिन सौगात कोई देकर नहीं जाते हैं। तो इस बार की क्या रणनीति है? इस बार क्या सौगात प्रधानमंत्री अपने साथ लाएंगे उत्तराखंड के लिए? निश्चित तौर पर सौगातों की अगर हम बात करें दिव्या, तो हमने 2022 के विधानसभा चुनाव को याद करिए। दिसंबर में और जनवरी के फर्स्ट वीक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक गढ़वाल मंडल के लिए देहरादून में और कुमाऊं मंडल के लिए हल्द्वानी में विशाल जनसभा थी, जिसमें उन्होंने हजारों करोड़ रुपए जो है गढ़वाल मंडल के लिए और कुमाऊं मंडल के लिए उन्होंने देने की घोषणा की थी, और वो पैसा जो है राज्य सरकार को किस्तों के रूप में प्राप्त भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी तो फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता कि अपने दौरे के दौरान वो कुछ सौगात देंगे या फिर एक औपचारिक उनका आना जाना है, लेकिन जब चुनावी शंखनाद होगा, जब वो उत्तराखंड आएंगे विशेष तौर पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए, तो उस समय जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ी सौगात जो है उत्तराखंड को दे सकते हैं। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।